हेलो नमस्ते, स्वागत आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। कल एक न्यूज़ पब्लिश हुई जिसमें न्यूजीलैंड में एक स्टडी की गई। उस स्टडी में ये पाया गया कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर ब्लड के अंदर पहली बार माइक्रो प्लास्टिक मिले हैं। तो काफ़ी चिंताजनक विषय है और यूपीएससी के पैटर्न को अगर हम लोगों ने फॉलो किया है तो यूपीएससी भी इस तरह के टॉपिक पर बार बार क्वेश्चन पूछती है, खासकर प्रीलिम्स में। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग की माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक के सोर्स क्या है, कहाँ से वो पैदा होते हैं और क्या सरकार उसको लेकर कितनी प्रतिबद्ध है या कितना सरकार ने उसको लेकर एफर्ट किया है। तो सबसे पहली बात कि माइक्रो प्लास्टिक होते क्या है। देखिए आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे, माइक्रो प्लास्टिक बहुत छोटे छोटे कण होते हैं प्लास्टिक के, जिनकी जो मोटाई होती है वो 5 मिलीमीटर से भी कम होती है। मतलब वो देखने में बिल्कुल माइन्यूट से नजर आएंगे आपको। ये बनते कैसे? बनते ऐसे हैं जैसे प्लास्टिक की कोई बोतल होती है, तो प्लास्टिक की बोतल को डिग्रेड होने में लगभग 400 से 500 साल लगते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल को डिग्रेड होने में 400 से 500 साल का समय लग जाता है। तो धीरे धीरे वो क्या होती है, वो प्लास्टिक के ऊपर का आप लोगों ने कवर देखा होगा ना, वो धीरे धीरे डिग्रेड होती है। तो उसकी जो लेयर होती है वो बिल्कुल पतली होती चली जाती है। तो वो जो पतली हो जाती है लेयर, तो उसके बाद से उसमें छोटे छोटे पार्टिकल बिखर जाते हैं और वो जमीन के अंदर मिल जाते हैं। तो फिर कभी बरसात आती है या आप उसको समुद्र में फेंक देते हो, तो कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिससे वो क्या हो जाता है, वो मानव के पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पहुंच जाता है। तो बस वहीं से शुरुआत होती है इस माइक्रो प्लास्टिक की कि ये ह्यूमन बॉडी पर क्या हार्मफुल इंपैक्ट डालता है। तो देखिए इससे इंफोग्राफिक में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि माइक्रो प्लास्टिक क्या है। माइक्रो प्लास्टिक या माइक्रो बीड्स, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। प्लास्टिक के बहुत छोटे रेशे होते हैं, ये सामान्यतः 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं। इनके सोर्स की बात करें तो इनके दो सोर्स दो भागों में बटे हैं। एक है प्राइमरी सोर्स, सेकंड वन इज सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आता सिंथेटिक कपड़े जो यूज होते हैं, जैसे आपका पैराशूट में जो यूज होता है वो सिंथेटिक कपड़ा होता है। पेंट्स में ये पाए जाते हैं माइक्रो प्लास्टिक। टायर की धूल, जो टायर होते हैं रबड़ के, उनमें से जो निकलती रहती है उसमें पाई जाती है। टूथपेस्ट में पाई जाती है, कॉस्मेटिक में पाई जाती है ना, कॉस्मेटिक में भी पाई जाती है। बैग्स, जो प्लास्टिक के कैरी बैग्स होते हैं, स्ट्रॉ जिसका हम लोग यूज करते हैं, या फोक कांटे की चम्मच जो प्लास्टिक की होती है, जो यूज एंड थ्रो का जो केस होता है उसमें ये सारी चीजें पाई जाती है। माइक्रो प्लास्टिक के कुछ प्रकार भी होते हैं, खैर ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि जैसे पॉलीथीन, टेराफिलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस तरह के जो नाम है ये यूपीएससी बहुत रेयर है कि पूछे, लेकिन पूछ भी सकती है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब माइक्रो प्लास्टिक जो प्रदूषण है वो किस प्रकार से हानिकारक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहली जो बात है वो प्लास्टिक का जो स्थायित्व है। स्थायित्व का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कोई वस्तु कितने समय तक टिक सकती है। तो जो लाइफ साइकिल होती है प्लास्टिक की, आप देखिए प्लास्टिक बैग होता है वो आपका 20 साल चलता है। एक प्लास्टिक बैग अगर आपने फेंक दिया तो उसको डिग्रेड होने में आपके 20 साल लग जाएंगे। कॉफी कप है जो हम बड़े स्टाइल में लेकर घूमते हैं, वो उसको लगभग 30 साल लगते हैं। प्लास्टिक की स्ट्रॉ को आपका 200 साल लगभग लग जाते हैं। 6 पैक प्लास्टिक रिंग्स को आपका 400 साल लग जाते हैं। प्लास्टिक की वाटर बोतल को देखिए 450 साल लग जाते हैं एक प्लास्टिक की बोतल को डिग्रेड होने में। तो ये अगर डिग्रेड नहीं भी होते और धीरे धीरे अगर डिग्रेड होते भी हैं तो कहां जाते हैं? तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही आते हैं। ठीक है। सेकंड वन, जो सी का इन्वायरमेंट है उसको लेकर ये काफी गड़बड़ा देते हैं उसको। जैसे जो मरीन हमारा पूरी की पूरी लाइफ लाइन है, जो समुद्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो काफी प्रभावित होते हैं। ये देखिए तस्वीर में आपने देखा एक टोर्टोइस है और कोई प्लास्टिक का कचरा है जो ये भोजन समझ के भूलवश खा रहा है। ऐसा ही आपने खैर अपने आसपास भी देखा होगा, गाय, बैल, भैंस या बकरी आप लोगों ने देखी होगी, कोई पॉलिथीन चबा रही है। ठीक है। तो ये चीजें बहुत आम है, लेकिन उतनी ही चिंताजनक भी है और उतनी दुखदाई भी है कि ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा डेंजर है वो ये है कि प्लास्टिक जो है आज हमारी खाद्य श्रृंखला में एंटर कर चुका है। मतलब हम लोग उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग अपने शरीर में उसको प्रवेश दिला चुके हैं। कैसे दिला चुके हैं? देखिए जो कॉस्मेटिक का हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लो आप फेस वॉश यूज कर रहे हैं, लिपस्टिक है, फेस वॉश है, पाउडर है, इन सारी चीजों में आपका प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक यूज होता है।
तो वो हमारे डायरेक्ट बॉडी के में हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। इसके बाद प्लास्टिक है वो आपने सी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, वहां पर उसका डिग्रेडेशन हुआ, मछलियों ने उसको खा लिया, और हम लोगों ने अगर मछली खाई तो वो भी हमारे शरीर के अंदर चला गया। साल्ट है, साल्ट कहां से मिलता है? हमें सी से मिलता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली माइक्रोप्लास्टिक पहुंच जाता है। इसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, अब ये जो माइक्रोप्लास्टिक है ये भूमि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और भूमि के अंदर जो हमारा भूमिगत जल है उसको जब हम लोग पीते हैं तो वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक इसलिए भी हानिकारक है क्योंकि ये एयर में काफी साल तक रह सकते हैं, जिसके कारण जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये माइक्रोप्लास्टिक भी हम लोग इनहेल कर जाते हैं। तो देखिए कितने सारे प्रकार है जिसके माध्यम से हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि चाहे ना चाहे हम लोग माइक्रोप्लास्टिक को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा रहे हैं। तो इन सारी जब हम लोगों ने सारी चीजें देख ली तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आज तक सरकार ने फिर उपाय किए क्या है, कहां तक पहुंचे सरकार के उपाय, और सरकार कर क्या रही है। तो सबसे पहली बात कि सरकार ने कहा है, भारत सरकार ने, कि हम लोग 2022 के एंड तक, मतलब दिसंबर 2022 तक सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से हम लोग बैन लगा देंगे। मतलब आपकी जो प्लास्टिक की थैलियां हैं या यूज एंड थ्रो जो भी प्लास्टिक का हम लोग यूज करते हैं उसको पूरी तरीके से बंद करने का गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है। सेकंड, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी कार्यालयों और प्रमुख पीएसयूज को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने यह कोशिश की है कि भी जितने भी राज्य सरकारें हैं और जितने भी हमारे गवर्नमेंट जो कार्यालय हैं सभी में जो सिंगल प्लास्टिक यूज है उसको कम से कम किया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। थर्ड वन, भारत ने ठोस प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। होता क्या है, जो विकसित देश होते हैं वो विकसित देश अपने वहां पर जो भी उनका कचरा प्रोड्यूस होता है, जैसे कंप्यूटर आपका खराब हो गया तो वो एज ए कचरे के तौर पर फेंक दिया, फ्रिज खराब हो गया, तो इस तरह का जो भी कचरा होता था उसको वो लोग क्या करते थे, वो विकासशील देशों को आयात कर निर्यात कर देते थे। ठीक है, क्योंकि उनके वहां पर इसकी डंपिंग की जो कॉस्ट आएगी, डिग्रेडेशन जो कॉस्ट आती थी वो काफी ज्यादा आती थी। भारत में ये प्रक्रिया सस्ती थी तो वो भारत को एक्सपोर्ट कर देते थे। लेकिन अब भारत सरकार ने बोल दिया कि भी हमें आपके कचरे की जरूरत नहीं है, तो हम लोग आपके इस कचरे का आयात पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाएंगे। अब है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि भारत ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को पारित किया है और इसमें विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की शुरुआत की है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी शुरुआत की। अब ये क्या है ये हम लोग आगे जानेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में करना आपके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा इससे और बार बार पूछ सकती है कि जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन है 2016 उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए सबसे पहला प्रावधान तो ये है कि जो प्लास्टिक की मोटाई है उसको 40 माइक्रोन से बढ़ाकर आपका 50 माइक्रोन कर दिया है, क्योंकि जो प्लास्टिक की जो परत होती है ना वो जितनी ज्यादा मोटी होती है उसका डिग्रेडेशन होना उतना ज्यादा आसान होता है और जितनी ज्यादा पतली होती है उसकी उतनी ही समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो पहली चीज। दूसरी चीज, नगर पालिका क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रयोजकता के क्षेत्राधिकार का विस्तार करे क्योंकि प्लास्टिक ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच गया है। सरकार ने क्या किया कि पहले सरकार नगर पालिका के ऊपर काफी फोकस करती थी कि वहां पर जो भी प्लास्टिक का उत्पादन होता है या प्लास्टिक का जो भी कंजप्शन होता है उसको रिड्यूस किया जाए। अब सरकार का प्रयास ये है कि ये अपने प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में भी लेकर जाया जाए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र भी अब कमोबेश आप लोग मान के चलिए कि शहर के साथ कनेक्ट हो चुका है। कोई आज के टाइम में कोई रेयर ऐसा गांव होगा जहां पर प्लास्टिक आपको देखने को ना मिले। ठीक है, तो सरकार का प्रयास ये है कि वहां भी ये चीजें पहुंचाई जाए। अब देखिए, विस्तृत निर्माता उत्तरदायित्व, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में उत्पादकों और जनरेटर दोनों की जिम्मेदारी को लाने के लिए उत्पादकों ब्रांड मालिकों द्वारा विस्तारित उत्पादक की जिम्मेदारी के अनुसार प्लास्टिक कचरे की एकत्रित प्रणाली को शुरू किया गया है। इसका मतलब क्या है, सरकार ने यह कहा है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लो कोई कंपनी है, मान लो फोबिया करके कोई कंपनी है, अगर वो चिप्स बनाती है तो सरकार ने उसको यह आदेश दिया है कि आप चिप्स बनाते हो और आप उसको प्लास्टिक में अगर बेचते हो, ठीक है ना, तो इस प्लास्टिक को बेचने से लेकर इसको कंज्यूमर तक पहुंचाने से लेकर और कंज्यूमर के पास से जो भी आपकी पॉलिथीन इकट्ठी हुई है उसको वापस रिसाइकिल करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होगी, वो होगी प्रोड्यूसर की, वो होगी उस कंपनी की। तो इसको बोला गया है विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो बनाएगा
जो बनाएगा वही खाएगा, आपको अपना ही खर्च खुद ही उठाना है। ठीक है, आपने अगर पोल्यूशन किया है तो आप उसका निपटान भी खुद ही करोगे। गवर्नमेंट की सीधी पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने ये 2016 के कानून में स्पष्ट कर दिया बिल्कुल। ठीक, अब अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए उत्पादकों प्लास्टिक कैरी बैग, बहुस्तरीय पैकेजिंग के आयात को और इससे बेचने वाले विक्रेताओं के पूर्व पंजीकरण के माध्यम से, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो सरकार ने अब क्या किया है, सरकार ने एक शुल्क लगा दिया है। जो भी प्लास्टिक को बनाता है, जो भी प्लास्टिक का थोक विक्रेता है, ठीक है, तो इनको इनके ऊपर क्या किया गया है, इनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया गया, एक शुल्क लगा दिया गया है कि अगर आप मान नहीं रहे हो कि हम लोग प्लास्टिक का नहीं यूज करेंगे तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा और आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितने टन कितने किलो ये प्लास्टिक का निर्माण किया है, आपने उसको कहां कहां बेचा है और आपने रिसाइकल के लिए कितना उसमें से वापस रिकलेक्ट किया है। तो ये गवर्नमेंट को आपको डाटा देना पड़ेगा। सबसे लास्ट देखिए, इंपॉर्टेंट भी है और ये होना भी चाहिए। पर्सनली जो मेरे को लगता है ये काफी पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था कि भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे के उपयोग को बढ़ावा देने या कचरे के लाभकारी उपयोग के लिए ऊर्जा की वसूली या कचरे से तेल आदि को बढ़ावा देने और अपशिष्ट निपटान के मुद्दों को भी संबंधित करना है। मतलब भारत सरकार अब ये कह रही है कि भाई अगर कोई कूड़ा या करकट आपका जनरेट होता है तो उसका हम लोग यूज कर सकते, किसमें, सड़क बनाने में और बिजली बनाने में। फॉरेन कंट्री में तो होता ही आया है, आयरलैंड में एक बहुत लंबी सड़क बन चुकी है जो कि प्लास्टिक वेस्टेज से बनाई गई है। कनाडा आज बिजली का उत्पादन कर रहा है, किससे, कूड़े करकट से। तो भारत में भी आप देखिएगा कि धीरे धीरे इस प्रयास में गवर्नमेंट अच्छा प्रयास कर रही है इस दिशा में और इसके जो बेनिफिट है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़ावा दे रही गवर्नमेंट तो अच्छी बात है, हमें भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में आपका इतना ही है। ये एक शॉर्ट टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे विजिट करते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसकी जो रीच है वो बढ़ सके और लोग भी हमसे कनेक्ट हो सके, लोग जुड़ सके और एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड हम लोग करा सके और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे।